कोई मेरे दिल दा हाल न जाने। अनम तारिक, किस्त नंबर 4। भैया, वो अभी घर के अंदर दाखिल हुआ ही था जब हानिया दौड़ती हुई उसके पास आई। कैसी हो? असद ने इसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वो चहक कर बोली। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, वो नरमी से बोला। आपा, भाई के लिए और मेरे लिए मजे की डिश बनवा दें और अभी जल्दी से 2 कप चाय भेज दें मेरे रूम में। हानिया आपा को पैगाम देकर असद को बाजू से थामकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। हौसला, सब्र, मैं अपना सामान कमरे में रखवा लूं, फिर फ्रेश होकर आता हूँ। असद इसकी जल्दबाजी देखकर मुस्कुराया था। हानिया इससे काफी छोटी थी और वो हानिया को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। भाई, मुझे आपसे बहुत सारी लड़ाई करनी है और बहुत सारी बातें भी करनी है, और अभी। हानिया ने बात अधूरी छोड़कर घड़ी पर वक्त देखा और असद ने आईब्रो उचकाया, जैसे बात जारी रखने का कह रहा हो। और ये कि अभी मामा बाबा आने वाले होंगे। बाबा आपसे नाराज हैं और मामा को आप पर बहुत से भी ज्यादा वाला गुस्सा है। सो इससे पहले कि वो लोग आएं और आपको डांट पड़े, आपका मूड खराब हो जाए और आप गुस्से में आकर कमरा नशीन हो जाएं, इसलिए कह रही हूँ आप मेरे रूम में आ जाएं, हम बातें करते हैं। हानिया जब बोलने पर आई तो बोलती चली गई। इसकी मंजर कशी और बोलने के अंदाज पर असद को हंसी आई थी, जिसे वो दबा गया। हानिया इसे रूम में ले गई और इसको अपने कॉलेज के और मामा बाबा की लड़ाई के किस्से सुनाने लगी। असद खामोशी से इसे सुन रहा था और साथ साथ अपने फोन पर भी कुछ कर रहा था। भाई, फोन रखें, आपको एक मजे की बात बताऊं। उसने अचानक से असद का फोन लेकर एक तरफ रखा। असद ने इसे घोरा। भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है, हानिया चहकती हुई बोली। रियली? क्या सरप्राइज है? सरप्राइज के बारे में बता दो तो वो सरप्राइज नहीं रहता। असद के सवाल पर वो नफी में सर हिलाती बोली। ओह, अच्छा अच्छा। असद ने अफसोस से सर हिलाया, जैसे ये कोई बहुत ही अहम बात हो और वो इससे अब तक बेखबर रहा हो। भाई, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हानिया ने चीखते हुए बेड से तकिया उठाकर असद की तरफ उछाला, जिसे असद ने सहूलत से कैच कर लिया और वही तकिया हानिया के सर पर मारा। इससे पहले कि हानिया कोई जवाबी कार्रवाई करती, कमरे का दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ खुला था और जोबिया और माविया अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। असद मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम। माविया ने इसका माथा चूमा। अस्सलाम वालेकुम मामा, उसने मोहब्बत से कहते हुए जोबिया का हाथ थामा। आ गए हो घर? इतनी जल्दी सर से भूत उतर गया है घर से बाहर रहने का। अभी से बस हो गई। पता चला कि मेहनत करके कमाना कितना मुश्किल होता है। जोबिया असद को देखती हुई तंजिया बोली। असद की पेशानी पर बल पड़े। वो आज 2 साल और 4 माह बाद घर आया था और यही सोचकर आया था कि इसकी माँ शायद इतने अरसे बाद इसे देखने के बाद इसके साथ मोहब्बत से बात कर ले। शायद वो मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमकर कह दे कि मैंने तो गुस्से में तुम्हें जाने का बोल दिया था और तुम चले गए। पर वो भूल गया था कि जोबिया वो औरत है जो अपने ऊपर ढाए गए नादीदा मजालिम के गम में इस हद तक डूब चुकी है कि उसे अपने अलावा किसी के जज्बात, किसी के एहसासात नजर नहीं आते। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया था। बाबा और हानिया के बार बार फोर्स करने पर घर आया हूँ और मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि किसी के एहसासात और जज्बात की कदर न करूँ। असद भी जोबिया की तरह तंजिया लहजे में बोला। यही दिन देखने के लिए मैं आज तक जिंदा थी। मेरा ही बेटा मेरे सामने खड़ा होकर मेरे ही मुंह को आ रहा है, मुझे पत्थर दिल कह रहा है। जोबिया जाहिलों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। मामा प्लीज, मेरा बस बस, जानती हूँ सब कुछ। तुम्हारे बाप की फुप्पी ने कान भरे हैं ना तुम्हारे, वो चालबाज औरतें। जोबिया असद की बात काटती हुई तेज से बोलने लगी और हमेशा की तरह नानू और तहरीम को कोसने शुरू करने वाली थी जब असद ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। स्टॉप इट मामा, प्लीज। बात करने से पहले सोच लिया करें कि क्या बोल रही हैं और किसके बारे में बोल रही हैं। मेरे बाप की फुप्पू इस दुनिया में नहीं है। असद तल्ख लहजे में बोला। इसे अपनी माँ की बातें हर्ट कर रही थीं, जबकि उसकी बात पर दोनों ने चौंक कर असद की तरफ देखा। मैं आप लोगों से मिलने आया था, मिल लिया, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। असद अपने साबिका अंदाज में कहता तेज तेज कदम उठाता घर से निकल गया। माविया और हानिया इसके पीछे कमरे से बाहर निकले। माही, बेटा खाना क्यों नहीं खा रही? क्या बात है? जब से तुम अस्पताल से आई हो चुप चुप सी हो। कोई मसला है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तहरीम इसे अपने हाथ से खिलाती प्यार से बोली। मामा, मुझे जॉब से निकाल दिया है उन्होंने। माहीन की आवाज भर आ गई थी। माहीन की बात पर उनका नवाला तोड़ता हाथ पल भर के लिए रुका था।
कुछ नहीं होता मेरी जान, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है कि तुम्हें इससे भी अच्छी जगह जॉब मिल जाए। असद के मुंह में नवाला डालकर वो नरमी से बोली, मामा आप इतनी अच्छी क्यों हैं? आपको नफरत नहीं होती मुझसे? एक आंसू टूटकर इसके गाल पर फिसला। मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी अगर आइंदा इस तरह का सवाल किया या फिर कोई भी ऐसी बात की। पहरीम इसे डिपटते हुए बोली, मामा आपको पता है आज मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही है। आपने सारी जिंदगी लोगों के कपड़े सीकर, लोगों के घरों में काम करके, अब्बा से गालियां सुनकर, उनकी मार खा के हमें पढ़ाया, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। बदले में मैंने आपको क्या दिया? खुदा खुदा कर एक जॉब मिली थी, अभी 2 माह भी नहीं हुए उन लोगों ने जॉब से निकाल दिया। माहीन बेदर्दी से गाल रगड़ती बोली। वो बहुत टूटी हुई और शिकस्ता दिल लग रही थी। ना उम्मीदी कुफ्र है, क्यों ना उम्मीदी वाली बातें कर रही हो? अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, वो यकीनन बेहतरीन से नवाजेगा। अभी वो इसे समझा रही थी जब माहीन का फोन बजने लगा। दोनों ने खौफजदा नजरों से बाहर दरवाजे की तरफ देखा। माहीन जल्दी से उठी और फोन लेकर वॉशरूम में चली गई। वो दोनों बहनें जब भी घर आती थीं, घर आने से पहले अपना फोन बंद कर देती थीं, जो उन दोनों ने स्टडी के दौरान ट्यूशन पढ़ाकर खरीदे थे। अगर अब्बा को पता चल जाता तो यकीनन फोन तो फोन, वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती। जी कहिए, अब क्यों फोन किया है आपने? वो दुरुस्ती से बोली। वो फोन ऑफ करने आई थी मगर डॉक्टर असफर की कॉल देखकर एक मासूम सी उम्मीद के तहत उसने फोन उठा लिया था, लेकिन वो लस्सी पर भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए दुरुस्ती से बोली, देखिए डॉक्टर माहीन, आपको जॉब से निकालने की एक वजह तो ये है कि वो जॉब आपके करने के काबिल नहीं थी। डॉक्टर असफर ने तमहीद बांधी। माहीन की पेशानी पर बल पड़े। आप मेहरबानी फरमाकर मुझे मत सिखाएं कि कौन सी जॉब मेरे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं, वो बेरुखी से बोली। दूसरी जानिब डॉक्टर असफर ने फोन को घोरा। ये जरा सी लड़की इसके मुंह को आ रही थी, पर अभी अपने मतलब के लिए इसे इसकी थोड़ी सी बातें बर्दाश्त करनी थी। देखें डॉक्टर माहीन, मैं आपको एक हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड करता हूँ, आप सुबह से ही वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दें। वो मेरा अपना पर्सनल हॉस्पिटल है, पर मंथ 1 लाख सैलरी है और सालों में नहीं बल्कि दिनों में मजीद बढ़ने के चांसेस हैं। आगे जैसे आपकी मर्जी। डॉक्टर असफर ने आखिर में तुर्क का पत्ता फेंका और माहीन के जवाब का इंतजार करने लगा। आप एड्रेस सेंड कर दें। कुछ सैर के तवक्कुफ के बाद माहीन गहरा सांस लेकर बोली। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी, पर अपनी खुशी वो डॉक्टर असफर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। मगर शायद वो इसकी खुशी से वाकिफ था जब ही उसकी आंखों में चमक उभरी। और माहीन अपनी खुशी में वो ये बात नोट ही ना कर पाई थी कि डॉक्टर असफर ने इसे बगैर किसी इंटरव्यू और बगैर किसी डॉक्यूमेंट के जॉब दे दी है। क्या वो जॉब लीगल होगी? क्या किसी लीगल जगह पर बगैर सीवी जमा करवाए इतनी आसानी से जॉब मिल जाती है, वो भी मेडिकल जैसे हसास शोबे में? असद, असद रुको, मेरी बात तो सुनो। माविया इसे आवाजें देते उसके पीछे आए। भाई प्लीज मत जाएं। असद पोर्च में खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोल चुका था और इसमें बैठने वाला था जब हानिया की भीगी हुई आवाज इसके कानों से टकराई। वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके पलटा और एक नजर बाप और बहन को देखकर दरवाजे की तरफ देखा कि शायद माँ भी उसके पीछे इसे रोकने के लिए आई हो, पर वहाँ कोई नहीं था। गुड़िया, मैं आया करूँगा मिलने। असद बमुश्किल मुस्कुराया। कब? हर वीकेंड पर। पता नहीं क्यों उसने हानिया से ये कह दिया था, हालांकि वो खुद भी जानता था और हानिया भी कि वो हर वीकेंड पर नहीं आएगा। असद, बात करनी है मुझे तुमसे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुआविया ने असद से कहा। इस पहले कि वो उन्हें कोई जवाब देता, हानिया की आवाज उसके कानों से टकराई। भाई, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। वो पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई और मुआविया ने ड्राइविंग सीट संभाली। असद होंकों की तरह मुंह खोले इन दोनों की तेजी देखने लगा। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरी गाड़ी है और मैं आप लोगों को यहाँ वापस ड्रॉप करने नहीं आऊँगा। वो विंडो में झुका मुंह बनाकर बोला। डोंट वरी, हम वापस कैब में आ जाएंगे, हानिया चहक कर बोली। असद ने घूर कर उसे देखा जो अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी। वैसे बेटा जी, ये गाड़ी आपको किसने गिफ्ट की है? मुआविया ने जानबूझकर असद को छेड़ा। खुद अपने पैसों से ली है और आप अपनी वाइफ को भी बता दीजिएगा कि मुझे पता है कमाते कैसे हैं, वो चिढ़कर बोला। और हानिया उसके अपनी वाइफ को भी बता दीजिएगा कहने पर हंसने लगी। मुआविया ने गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रोकी। वो कोई नया हॉस्पिटल था। वो तीनों गाड़ी से बाहर निकल आए। AMH हॉस्पिटल। असद हैरत से कभी मुआविया को देख रहा था और कभी हॉस्पिटल को, जबकि वो दोनों बाप बेटी दिलचस्पी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहे थे। बाबा, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं और ये किसका हॉस्पिटल है?
असद ने सवाल किया, ये मेरे बेटे का हॉस्पिटल है। तुम्हें मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि अगर हो सके तो तुम इधर उधर नौकरी करने के मेरे बेटे के हॉस्पिटल में काम कर लो। अगले जुमे इसका इफ्तिताह है, मुआविया ने शरारत से कहा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। वो उनके गले लगकर बोलता एक छोटा सा बच्चा लग रहा था। वेलकम माय सन, मुआविया ने उसका कंधा थपथपाया। वो सुबह से डॉक्टर असफर के बताए गए हॉस्पिटल में आकर बैठी थी, मगर अब तक डॉक्टर असफर नहीं आए थे। वो जिससे भी उनके बारे में पूछती, वो सब मानी खैजी से माहीन को देखने लगता। अब वो बैठ बैठकर थक चुकी थी, इसलिए उठकर हॉस्पिटल का जायजा लेने लगी। उसे हॉस्पिटल काफी अजीब लगा। कमरों के अंदर कमरे थे जिन पर ताले लगे थे, जैसे काफी अरसे से वो कमरे बंद पड़े हों। अजीब सी स्मेल हर तरफ फैली हुई थी। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स वगैरह की स्मेल होती है, मगर यहाँ पर बहुत ही अजीब स्मेल थी। सुनो, डॉक्टर असफर आ गए हैं, एक नर्स ने आकर रोखे लहजे में उसे बताया और उसकी बात सुने बगैर चलती बनी। माहीन को सबका रवैया अजीब लग रहा था, बहुत ही अजीब। सर, मैं सुबह से यहाँ आई हुई हूँ, पर यहाँ सभी लोग बहुत स्ट्रेंज हैं, कोई भी सीधे तरीके से बात नहीं कर रहा। माहीन उलझे हुए लहजे में बोली, जिनके ज़मीर मर जाएं वो ऐसे ही होते हैं, स्ट्रेंज। डोंट वरी, तुम भी बहुत जल्दी इन जैसी हो जाओगी। डॉक्टर असफर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराकर बर्फ जैसे ठंडे लहजे में कहा। क्या मतलब? माहीन को अपने करीब खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। सर, एक इमरजेंसी केस है। असफर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब एक नर्स ने आकर उसे इमरजेंसी का बताया। डीआर माहीन, कम विद मी। वो माहीन कमरे से बाहर निकल गया। मजबूरन माहीन को भी उसके पीछे जाना पड़ा। वो उसके पीछे ऑपरेशन थिएटर में आई थी। एक एक्सीडेंट केस था, उसे हेड इंजरीज आई थीं, पर इतने सीरियस जख्म नहीं थे। वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हेल्प करो मेरी। माहीन को दरवाजे पर खड़ा देखकर वो सख्ती से बोला। माहीन उसकी मदद करने लगी। ऑपरेशन के दौरान अचानक से असफर ने गलत जगह कट लगाया था। माहीन ने हैरत से असफर को देखा। देखते ही देखते असफर ने 2 से 3 मजीद कट लगाए थे। स्ट्रेचर पर लेटे लड़के के जिस्म ने एक झटका खाया और उसकी सांसें रुक गई थीं। माहीन पट्टी पट्टी निगाहों से उस लड़के को देख रही थी जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी। चंद सिक्के जो लगाई थी। मेरी जिंदगी की कीमत। मेरी जिंदगी नहीं थी, वो ईमान था तुम्हारा। अनम तारिक, मेरी बात ध्यान से सुने। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस थी, उसके जख्म बहुत गहरे थे, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है। अंडरस्टैंड? असफर चेहरे से मास्क हटाता सख्ती से वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ से कहने लगा। माहीन ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली। मिस माहीन, मैं ये सब आपसे कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सब ये बातें जानते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? वो बाकी स्टाफ की तरफ इशारा करता माहीन को घूरते हुए दुरुस्ती से बोला। नफरत भरी निगाहों से घूरती वो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल आई। ये हॉस्पिटल से बाहर नहीं जानी चाहिए। अपना मास्क और ग्लव्स बास्केट में फेंकते हुए बोला। असफर की बात पर एक नर्स इस बात में सर हिलाती वहाँ से बाहर भागी। सुने मैम, मेरी बात सुने, आप मेरे साथ चलें प्लीज। एक पेशेंट का ऑपरेट है अभी थोड़ी देर में। अगर ये लोग इसका ऑपरेशन करेंगे ना तो इसे भी मार डालेंगे। प्लीज आप कुछ करें, बल्कि मेरे साथ चलें और बचा लें इसकी जिंदगी। नर्स माहीन के सामने हाथ जोड़कर सारे जहां का दर्द अपने चेहरे पर समोती हुई बोली। पागल समझा हुआ है मुझे? माहीन उसकी ड्रामेबाजी समझ गई थी, इसलिए गुस्से भरी नजरों से उसे देखती दबी आवाज में गर्राई। इससे पहले कि वो वहाँ से भागती, उसके कुछ भी करने से पहले नर्स तेजी से उसके पास आई और हाथ में थामा इंजेक्शन उसकी बाजू में पेवस्त कर दिया। चंद सेकंड्स में माहीन फर्श बोस हो गई। वो नर्स मेल स्टाफ की मदद से माहीन को उठाकर एक कमरे में ले गई। किसी की बातों की आवाज पर उसकी आंख खुली। माहीन बिना किसी हरकत के लेटी रही। 6 लाख लूंगा, 1 किडनी का। असफर किसी से फोन पर बात कर रहा था। माहीन को उसकी आवाज बहुत मकरूह लगी। 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, असफर ललचाए अंदाज में बोला। माहीन का दिल चाह रहा था कि इस वहशी इंसान का सर फाड़ दे, जिसने पैसे की लालच में ना जाने कितने लोगों की जान ली है, कितनी ही माओं के जिगर के टुकड़ों को उनसे छीना है। हाँ, ठीक है, बाद में बात करूंगा, अभी मुझे घर के लिए निकलना है। वो फोन कान से लगाए माहीन के सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठा। माहीन का दिल खौफ से कपकपाने लगा। असफर ने उसका चेहरा थपथपाया।
माहीन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ ठीक है, आज रात 12 बजे भिजवा दूंगा। वो वहाँ से उठकर बाहर चला गया। जब काफी देर तक कमरे से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई तो उसने आहिस्ता से आंखें खोली। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। पूरा कमरा खाली था। उससे कुछ फासले पर उसका मोबाइल पड़ा था। उसे याद आया कि फोन उसने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले किसी नर्स को पकड़ाया था। माहीन को हैरत हुई। वो उठकर जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर सब नए लोग थे। किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा था और ना ही रोका था। वो तेज तेज कदम उठाती हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। बाहर हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो चुकी थी। मतलब वो सारा दिन और रात हॉस्पिटल में रही थी और शाम से बेहोश थी। वो हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आई थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपने शक की तस्दीक करने के लिए वो बिल्कुल आहिस्ता चलने लगी। उसके पीछे आते 2 लड़के भी आहिस्ता चलने लगे। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो इन लड़कों की स्पीड भी तेज हो गई। माहीन ने भागना शुरू कर दिया तो उन आदमियों ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। इसी असना में वो किसी से बुरी तरह टकराई कि उसका सर चकरा कर रह गया। असद मुआविया के बार बार कहने पर भी उनके साथ घर नहीं गया था। वो अपने अपार्टमेंट में आ गया था। ये अपार्टमेंट उसे मुआविया ने उसका मेडिकल का रिजल्ट आने के बाद गिफ्ट किया था। वो अपनी बीवी की फितरत से भी वाकिफ थे और अपने बेटे को भी अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपार्टमेंट असद को गिफ्ट किया था। मगर जोबिया इस बात से लाइल्म थी। रात को जब तक असद जागता रहा उसे बार बार माहीन का ख्याल आता रहा था। बंद आंखें, लरसती पलकें और भीगे रुखसार नजरों के सामने घूमते तो वो बेचैन हो जाता। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था? फिलहाल वो समझने से कासिर था। सुबह आंख खुलने के बाद भी सबसे पहले ख्याल माहीन का आया था। वो सर झटक कर उठा और वुजू करके मस्जिद चला गया। जब से मेडिकल फील्ड में आया था सारी नमाजें पढ़ता था और फजर की नमाज बाकायदगी से मस्जिद में पढ़ता था। नमाज के बाद जॉगिंग करना भी उसका रोज का मामूल था। आज भी नमाज पढ़ने के बाद वो जॉगिंग कर रहा था। उसका जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। जब कोई उससे टकराया, असद ने बाजू से पकड़कर मुकाबिल को गिरने से बचाया। आप माहीन को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। प्लीज हेल्प मी। असद को देखकर काफी देर से जब्त किए आंसू बहना शुरू हो गए थे। क्या हुआ है? इसे रोता देख वो परेशानी से पूछने लगा। माहीन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़के उन दोनों तक पहुंचने वाले थे। माहीन ने बेसाख्ता असद की बाजू दोनों हाथों में जकड़े और उसके पीछे छुप गई। असद ने एक नजर माहीन के हाथों में जकड़े अपने बाजू को देखा और फिर सामने से आते लड़कों को। इनमें से एक ने आते साथ ही असद के मुंह पर मक्का मारा और दूसरे ने माहीन का हाथ थामा। आसपास से गुजरते चंद एक लोग रुककर उन्हें देखने लगे। इस लड़के ने एक मक्का असद के पेट में मारा तो वो पेट पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। दूसरा लड़का माहीन का बाजू खींचकर उसे साथ ले जाने लगा तो वो चीखने लगी, ओए क्यों मार रहे हो लड़के को, और लड़की को भी छोड़ो। पास खड़े लोग मैदान में उतरे। शोर सुनकर घरों से भी लोग बाहर निकल आए थे। देखते ही देखते वहां पर एक मजमा लग गया था और सिवाय चंद एक लोगों के कोई नहीं जानता था कि लड़ाई किसकी हो रही है और क्यों हो रही है। किसी को लड़ाई का माखज़ जानने का तजस्सुस था और कोई हीरो बनते हुए उन लड़कों को पीट रहा था तो कोई उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था। एक शोर था जो बर्पा हो गया था। इन सब को एक दूसरे से उलझता देखकर असद ने मौके का फायदा उठाया और माहीन का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकला। आह, जारी है।